सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल। सेकंड टॉपिक अपना होगा स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल में हम ये पढ़ेंगे कि लेटिस क्या होता है और लेटिस किस प्रकार से बनता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट सेल एंड इट्स टाइप है। यूनिट सेल कितने प्रकार की है और किसे कहते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है 7 टाइप जो है क्रिस्टल सिस्टम है उनको हम पढ़ेंगे। मतलब 14 जो क्रिस्टल है उनसे मतलब 7 क्रिस्टल जो है सिस्टम है उनसे 14 लेटिस किस प्रकार के बनते हैं, इस टॉपिक को आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है और हम किस प्रकार से क्रिस्टल क्लासिफाइड करें। तो पहला पॉइंट हम ले लेते हैं इसमें क्रिस्टल के प्रकार। क्रिस्टल पहला होता है मतलब सॉलिड जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। टाइप ऑफ सॉलिड में पहला ले लेते हैं मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर जो है वो वापस 3 भागों में डिवाइडेड होता है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का मतलब है इसमें मॉलिक्यूल्स जो है यूनिट पार्टिकल होता है और इस मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से क्रिस्टल का निर्माण हुआ है। तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे है उसके आधार पर ये पहला होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ क्रिस्टल सॉलिड। दूसरा हो गया पोलर। पोलर मतलब मॉलिक्यूल्स जो होता है अणु जो होता है वो ध्रुवित होता है, तो ध्रुवित अणु से बना हुआ। और एक होता है इसमें हाइड्रोजन बंध से बंधा हुआ मॉलिक्यूल्स है, तो वह भी सॉलिड के रूप में कार्य कर सकता है। पहला पॉइंट हम ले लेते हैं मॉलिक्यूलर नॉन पोलर सॉलिड। इसमें यूनिट जो होती है वो अणु होता है और इसके अंदर जो बल होता है वो प्रकीर्णन बल यानी डिस्पर्सन बल या लंदन बल होता है। ये अक्रिय गैसों के अंदर लगता है, तो अक्रिय गैस या अध्रुवित अणु जो होते हैं वो इस प्रकार के कैटेगरी में आते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनकी अगर हम प्रॉपर्टी का अध्ययन करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। रूम टेम्परेचर पर ये सामान्यतः गैस अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? गैस अवस्था में होते हैं। कंडक्टिविटी जो है इनकी न के बराबर होती है, मतलब ये इंसुलेटर होते हैं। और हार्डनेस तो नाम ही नहीं है, क्योंकि इनके अंदर बल जो है वो वांडरवाल्स बल यानी लंदन फोर्स ही तो है, उसका एक प्रकार है लंदन फोर्स प्रकीर्णन बल। ये बहुत कम अवस्था में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आर्गन गैस है वो ठोस अवस्था में हो सकती है। आर्गन अक्रिय गैस है और ये ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो वह इसका एग्जाम्पल है। क्लोरोफॉर्म है या हाइड्रोजन गैस है या आयोडीन है या कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम शुष्क ड्राई आइस कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, तो वो इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी पोलर मॉलिक्यूल्स से बना हुआ सॉलिड। इसमें भी अणु जो है वही इसका यूनिट पार्टिकल होता है और इसके अंदर डाइपोल अट्रैक्शन होता है, यानी डाइपोल इंट्रैक्शन होता है जो वंडरवाल्स फोर्स का एक प्रकार है। इस प्रकार के जो ठोस होंगे उनमें भी मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, परंतु इनका मेल्टिंग पॉइंट अपेक्षाकृत जो है वो नॉन पोलर से ज़्यादा होगा। थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हम बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी भी नहीं होगी, क्योंकि इंसुलेटर होंगे। ये पोलर ज़रूर है मगर अणु जो है वो आणविक अवस्था में आयनिक अवस्था में नहीं है, इसलिए थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं शो कर सकते। हार्डनेस जो है इसकी भी वेरी सॉफ्ट होती है, मतलब रूम टेम्परेचर पर सामान्यतः ये भी क्या होते हैं द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि ये रूम टेम्परेचर पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। उदाहरण जैसे HCl होता है ध्रुवित होता है, तो HCl में मतलब ये पोलर होने के कारण ये अणु के रूप में होता है। SO2 जो है वो इसी का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम मॉलिक्यूलर मतलब सॉलिड में हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। इसमें भी जो यूनिट पार्टिकल्स होता है वो मॉलिक्यूल्स होता है और हाइड्रोजन बॉन्डेड होने के कारण इनका जो क्रिस्टल जो बनेगा वह थोड़ा सॉलिड बनेगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है परंतु वेरी लो नहीं होता। जैसे आइस होती है तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 होता है, तो रूम टेम्परेचर पर भी यह पाई जा सकती है। कंडक्टिविटी इंसुलेटर होती है, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डेड अणु है, तो अणु जो है वो मतलब कंडक्टिविटी शो नहीं कर सकते, मूव नहीं हो सकते। हार्डनेस आइस का एक एग्जांपल लेकर के देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डेड जितने भी सॉलिड होंगे उसमें अणु जो है हाइड्रोजन बंध बनने के कारण से सॉलिड हो जाता है, कठोर हो जाता है।
एग्जाम्पल हम आइस देखते हैं इसका। नेक्स्ट हम सेकंड टाइप ले लेते हैं जो सॉलिड का, वो है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए धनायन और ऋणायन आपस में एक दूसरे से अट्रैक्शन करके क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, जैसे यहाँ पर हम क्लोराइड आयन माइनस ले लेते हैं, ये मान लीजिए सोडियम आयन ले लेते हैं, तो इनके बीच में एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स या कोलम्बिक फोर्स लगता है। तो इसके कारण से जो अणु है वो काफ़ी एक दूसरे से टच में रहता है, और यही कारण है कि ये सॉलिड जो है वो काफ़ी ठोस होते हैं, कठोर होते हैं। इसमें कोलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका जो है वो हाई होगा, क्योंकि इसमें अणुओं के बीच में अट्रैक्शन, अणु नहीं होते यहाँ आयन होते हैं, तो आयनों के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये इंसुलेटर होंगे सॉलिड अवस्था में। सॉलिड अवस्था में आयनों का मोमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि ये एक दूसरे से काफ़ी कठोरता से, यानी जिसको हम संकुल पैकिंग कहते हैं, यानी क्लोजेस्ट पैकिंग कहते हैं, तो इस क्लोजेस्ट पैकिंग के अंदर ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और इस कारण से इनका मोमेंट नहीं हो पाता। और यही कारण है कि मोमेंट नहीं होने के कारण ये सॉलिड अवस्था में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं दर्शाते, परंतु इनकी पिघली हुई अवस्था यानी इनका एक्वस सॉल्यूशन या मल्ट कंडीशन जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। हार्डनेस की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारा अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण ये हार्ड होते हैं, परंतु ब्रिटल कंडीशन होते हैं, भंगुर प्रवृत्ति के हार्ड होते हैं, मतलब इनको चोट मारने पर आसानी से तोड़ा जा सकता है। अब हम बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो ये जो एग्जाम्पल है वो इसमें हम नमक ले सकते हैं, जितने भी आयनिक क्रिस्टल ठोस होंगे वो इसके एग्जाम्पल हमें ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड का क्या मतलब है? देखिए, मेटल को ऐसा माना जाता है कि एक यहाँ इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है, और इस इलेक्ट्रॉन के समुद्र में कई सारे धनायन होते हैं, और इन धनायनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के कारण से हम यहाँ पर ये मानते हैं कि धनायन के बीच में अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी अधिक होता है, और यही अट्रैक्शन इनको सॉलिड बनाता है और इनको फ्लेक्सिबल भी बनाता है। मतलब ये चमकीले भी होते हैं इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण से, और कठोर भी होते हैं, मगर भंगुर प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। और इसमें जो मेटल है वो ठोक पीट कर छद्रनुमा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर यूनिट पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिव आयन होते हैं समुद्र के अंदर इलेक्ट्रॉनों के, और कौन सा बंध माना जाता है? मेटेलिक बंध माना जाता है। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो फेयरली हाई होता है, क्योंकि धातु है वो सारे के सारे अधिक गलनांक वाले होते हैं। इनकी थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये सॉलिड अवस्था में और जो इसकी पिघली हुई अवस्था है, दोनों में ही विद्युत धारा का प्रवाह दर्शाते हैं। हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, और इनके अंदर जो है वो तन्यता और वो पाई जाती है, मतलब ठोक पीट कर हम चादर रूपे बना सकते हैं। उदाहरण में हम ले लेते हैं आयरन, कॉपर, ये गोल्ड और मैग्नीशियम आदि धातु ले लेते हैं। तो ये सारे जो है वो धातु है, और धातु के अंदर ये कंडक्टिविटी पाई जाती है। नेक्स्ट हम पॉइंट लेते हैं कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, यानी सहसंयोजक या जाल ठोस, नेटवर्क ठोस हम जिसको हम बोल सकते हैं। नेटवर्क ठोस में ग्रेफाइट आता है, हीरा आता है, डायमंड जो है हम इसका एग्जांपल देते हैं। क्वार्ट्ज जो है वो इसी का उदाहरण है। सिलिकॉन के जो बहुलक होते हैं वो भी इसी के उदाहरण हैं। इसमें जो यूनिट पार्टिकल होता है वो एटम होता है, और इनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है, सहसंयोजक। अब बात करें इनके इनमें नेटवर्क होता है, यानी नेटवर्क टाइप होने के कारण से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो है दोनों ही उच्च होता है। मतलब ये कठोर होते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इनका होगा। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये इंसुलेटर होगा, मगर एक ग्रेफाइट जो है वो हम पढ़ते हैं, ग्रेफाइट विद्युत धारा का सुचालक होता है, और सुचालक होने का कारण है इसमें sp2 संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है? sp2, और इस कारण से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मुक्त होता है, और ये इसीलिए विद्युत का सुचालक होता है। हार्डनेस की बात करें तो जो
क्वार्टज है या फिर डायमंड है वो हार्ड होता है, और ग्रेफाइट जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट मतलब इसमें प्रत्यय संरचना के कारण से सॉफ्ट होता है, क्योंकि इनकी परतों के बीच में वंडवाल से फोर्स होता है और इसी कारण से ये सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट होने के कारण से ये लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सिलिका। सिलिका मतलब क्वार्टज हम ले लेते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड हम इसका ले लेते हैं एग्जाम्पल। कार्बन का डायमंड हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। एल्यूमिनियम के नाइट्राइड इसी का एग्जाम्पल है। कार्बन का जो ग्रेफाइट है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल की स्ट्रक्चर हम कैसे अध्ययन करें। तो जो स्पेस लेटिस होता है, स्पेस लेटिस भी उसी जालक का नाम है जिसमें क्रिस्टल होता है, यानी क्रिस्टल के जालक को हम कहते हैं, या क्रिस्टल लेटिस हम इसको कह सकते हैं। लेटिस का मतलब जालक होता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि 3D स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल के 3D स्ट्रक्चर को लेटिस ही कहते हैं। क्रिस्टल की जो संरचना पढ़ी जाती है वह क्रिस्टलोग्राफी द्वारा पढ़ी जाती है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा हम इसकी संरचना का अध्ययन करते हैं। भिन्न भिन्न डायरेक्शन से हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा ग्राफ लेते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, और इस स्ट्रक्चर से हम क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन करते हैं। आखिर क्रिस्टल की संरचना में होता क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि क्रिस्टल का जो निर्माण है वो धनायन और ऋणायन के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ? धनायन और ऋणायन के द्वारा हुआ है, यानी पार्टिकल के द्वारा हो रहा है। और अगर मान लीजिए हम ये देखें कि क्रिस्टल का एक निश्चित पैटर्न होता है, तो पैटर्न में हम जैसे यहाँ पर एक बॉक्स दिखा रहे हैं, इस बॉक्स में कई सारे गेंद जो है इसके अंदर सेट है, तो हम इन गेंदों के सेंटर पॉइंट को अगर हम मिला दें तो एक नेटवर्क बनता है, एक जाल बनता है, और उस जाल को ही हम यहाँ पर क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर ये जो डिब्बा बन रहा है, इस डिब्बे के अंदर 1 2 3 और 4 इस प्रकार से, इधर 1 2 3 और 4 ये 4 है। तो इनको हम देखें तो यहाँ पर इनके केंद्र बिंदुओं को मिला दिया जाए तो हमारे पास एक बॉक्स बन जाएगा, और वह एक जाल नुमा या एक यूनिट बन जाएगी, जिसको हम आगे जाकर के यूनिट सेल कहते हैं। तो इस प्रकार से क्रिस्टल में सभी जो पार्टिकल जो इसका निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, इन पैटर्न वाले पार्टिकल के केंद्र बिंदुओं को मिलाने से हमारे पास जो एक संरचना बनेगी, उस संरचना को हम क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक और जैसे नमक या किसी भी क्रिस्टल का एक एग्जांपल है, तो यहाँ पर प्रत्येक पॉइंट को मिलाने से एक ढांचा बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है। उस नेटवर्क को ही हम क्रिस्टल ठोस कहते हैं। तो क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं या क्रिस्टल लेटिस किसे कहते हैं? तो क्रिस्टल में उपस्थित पार्टिकल के सेंटर पॉइंट को मिलाने से बना हुआ नेटवर्क क्रिस्टल लेटिस कहलाता है। और क्रिस्टल लेटिस में जो पॉइंट होते हैं जिनको हम एक दूसरे से जोड़ते हैं, उनको हम लेटिस प्लेस या पॉइंट कहते हैं, लेटिस पॉइंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें यूनिट सेल की। यूनिट सेल का एग्जांपल हम कैसे समझें? देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास एक दीवार है, ये यहाँ पर दीवार का पिक्चर यहाँ दिखाया हुआ है, तो दीवार के अंदर कई सारी जो ईंटें हैं उनका बार बार में रिपीटेशन होता है, बार बार पुनरावृत्ति होती है, और पुनरावृत्ति होने के बाद संपूर्ण दीवार का निर्माण होता है। और इस समय ये जो एक ईंट है वो यहाँ पर इसका पुनरावृत्ति होने वाली इकाई है, मतलब रिपीटिंग होने वाले यूनिट है। तो इस यूनिट को हम यहाँ पर सेल कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल ठीक इसी प्रकार जैसे इसमें हमने दिखाया, वैसे एक क्रिस्टल में भी एक यूनिट सेल होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी स्टडीड बेस्ड ऑन द स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट विच फॉर्म द कंप्लीट क्रिस्टल। एक संपूर्ण क्रिस्टल को निर्माण करने के लिए सबसे जो छोटी यूनिट होती है उसे हम क्रिस्टल की मतलब यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट विच शो द कंप्लीट जियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। कोई भी जो क्रिस्टल होता है उसके सारे जो जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पर यूनिट सेल के अंदर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम वॉल की ब्रिक को देखें, ईंट को देखें, तो ईंट जो है वो इसी का एग्जांपल है।
एक यूनिट सेल में क्या क्या होता है? एक यूनिट सेल जो है वो स्मॉलेस्ट पिक्चर होती है संपूर्ण क्रिस्टल की, यानी आप अगर एक यूनिट सेल को पढ़ते हैं तो संपूर्ण क्रिस्टल में यही जो सेल है वो रिपीट हो रही है और संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है। आप इसका और एग्जांपल यहाँ पर घर में जो फर्श होता है और फर्श में जो टाइलें होती है अलग अलग डिज़ाइन की होती है, अलग अलग खांचे की होती है, तो उन टाइलों को अगर हम जोड़ें तो एक टाइल बार बार में रिपीट होकर के संपूर्ण फर्श का निर्माण करती है और ये एक निश्चित जियोमेट्री या डायग्राम को शो करती है। तो ये जो है वो रिपीटिंग यूनिट होगी यहाँ पे। एक यूनिट सेल जो होती है उसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं जो एज लेंथ कहलाती है, मतलब इनकी भुजा जो है उनको ABC 3 पॉइंट को हम दर्शाते हैं। इसी प्रकार यूनिट सेल में इन तीनों भुजाओं के बीच में अल्फा, बीटा और गामा 3 कोण बनते हैं, तो हम इनको बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर एक यूनिट सेल में कितने पैरामीटर होते हैं? 6 पैरामीटर होते हैं। 3 तो इनकी भुजा होती है जिनको हम ABC कहते हैं और 3 इन भुजाओं के बीच में है अल्फा, बीटा और गामा, 3 प्रकार के कोण होते हैं। तो ये आपके टोटल 6 पैरामीटर एक यूनिट सेल के होते हैं जिनको हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक जाल जो घन आकार का जो मतलब यूनिट सेल है उसको रिपीट करने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण कैसे हुआ है ये इसको हम दिखा सकते हैं। ये एक बॉक्स है और ये बॉक्स एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल के आगे दाएं बाएं इधर बॉक्स है, इसके पीछे बॉक्स है, इसके इधर बॉक्स है और इसके ऊपर बॉक्स है और इसके साइड में बॉक्स है। तो इस प्रकार एक यूनिट सेल के रूप में ये कार्य कर रहा है और इस यूनिट सेल को अगर हम बाहर निकालें तो हमारे पास ये होता है। यहाँ पर A, B और C ये 3 भुजा हो गई और यहाँ पर इन भुजाओं के बीच में बनने वाले कोण हो गए अल्फा, बीटा, गामा। आप अगर इनको पढ़ना चाहें तो ये होता है अल्फा कोण जो होता है B और C के बीच में बनने वाला कोण होता है, यानी ये अल्फा कोण हो गया। और यहाँ पर बीटा कोण होता है A और C के बीच में बनने वाला कोण, तो ये बीटा कोण होता है। और गामा कोण हम इसको बोलते हैं जो आपका A और B के बीच में बनता है। इस प्रकार ये पैरामीटर होते हैं यूनिट सेल के और यूनिट सेल होती है रिपीटिंग यूनिट ऑफ द मतलब होल क्रिस्टल। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने प्रकार की होती हैं? यूनिट सेल 2 प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं प्रिमिटिव और दूसरे को बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी एक तो होती है मूल या आधे एकक कोशिका, आधे एकक कोशिका, मूल या आधे एकक कोशिका। और सेकंड होती है सेंटर्ड यूनिट मतलब केंद्रित एकक कोशिका, केंद्रित एकक कोशिका। तो 2 प्रकार की यूनिट सेल हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यूनिट सेल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरी। 2 प्रकार की हम यूनिट सेल पढ़ते हैं। पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का क्या मतलब है? व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर द प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल इट इज कॉल्ड द प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का क्या मतलब है? प्रिमिटिव यूनिट सेल देखिए यहाँ पिक्चर में देखिए, अगर मान लीजिए किसी मतलब घन आकार की संरचना है या किसी यूनिट सेल के सभी कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है। किसी यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल तब कहते हैं जिसके सभी कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है, तो हम उस यूनिट सेल को क्या कहेंगे? सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल या आधे एकक कोशिका कहेंगे। सेकंड हम बात करते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल का क्या मतलब है? व्हेन ए यूनिट सेल कंटेन 1 और मोर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द मतलब एट द पोजिशन अदर देन द कॉर्नर। कॉर्नर के अलावा भी किसी और पोजीशन पर पार्टिकल पाया जाता है तो हम उसको सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ये कहाँ हो सकता है? ये फेस में हो सकता है या बीच में हो सकता है या आमने सामने के फेस में हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल होती है वो इनके पार्टिकल के पोजीशन के आधार पे 3 प्रकार की होती है। पहला है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यानी BCC, हम इसको बार बार में बोलेंगे इसलिए आप इसको अच्छी तरह से याद रख लेना। BCC यूनिट सेल। BCC का क्या मतलब है?
मतलब सच ए यूनिट सेल कंटेन द वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, जो भी होता है पार्टिकल, वो एट द इट्स बॉडी सेंटर, मतलब बीचों बीच अगर पाया जाता है। देखिए यहाँ पर ये इस कॉर्नर पे पाए जाने वाले पार्टिकल के अलावा इनके बीचों बीच भी पाया जाता है पार्टिकल। इस कारण से हम इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं काय केंद्रित एकक कोशिका। काय का मतलब हो गया बॉडी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देख बेटे, हिंदी की जगह यहाँ पर इंग्लिश वर्ड जो है वो ज़्यादा काम आएंगे। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड का क्या मतलब होता है? एक ऐसी यूनिट सेल जिसके कॉर्नर पर एटम होने के साथ साथ या पार्टिकल्स होने के साथ साथ इनके प्रत्येक फलक के केंद्र में भी पार्टिकल प्रेजेंट है, तो हम उसे क्या कहेंगे? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, सच ए यूनिट सेल कंटेन द वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर of the each face beside the one that are at the corner its corner। कॉर्नर के साथ साथ इनके फेस में भी पाया जाता है। तो ये यहाँ पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल का मतलब पिक्चर है, वो आप देख सकते हो। यहाँ पर प्रत्येक फलक के बीच में एक कॉर्नर जो है वो पार्टिकल है। यहाँ पर ये एक फलक है और इस फलक के केंद्र में है, और ये आगे वाला फलक है, इस फलक के केंद्र में ये पार्टिकल प्रेजेंट है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जो है वो इसको हिंदी में कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका। हिंदी में क्या कहेंगे? फलक केंद्रित यूनिट सेल। इसको हमें शॉर्टकट में बोलेंगे एफसीसी। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्रिस्टल, फेस सेंटर्ड क्रिस्टल। नेक्स्ट हम बात करें फेस सेंटर्ड क्रिस्टल, यहाँ क्यूबिक सेल भी बोल सकते हैं इसको, आगे हम इसको और वेरीफाइड करेंगे। एंड द थर्ड जो पॉइंट है वो हम यहाँ पर लेते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का क्या मतलब है? अगर मान लीजिए कोई ऐसी एकक कोशिका है जिसके कॉर्नर पर, प्रत्येक कॉर्नर पर पार्टिकल के साथ साथ आमने सामने फलक के केंद्र में भी पार्टिकल प्रेजेंट है, तो हम उसे कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे ये पिक्चर जो लास्ट वाली दिखाई दे रही है उसको हम अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आमने सामने जो वाले फलक है उनके अंदर पार्टिकल पाया जाता है, उनके सेंटर में। देखिए यहाँ पर ये पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है, और इन पार्टिकल के बीच में के अलावा इनके प्रत्येक कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट है। तो कॉर्नर पर भी प्रेजेंट है और आमने सामने वाले फलक के केंद्र में भी उपस्थित है। तो इस प्रकार का ये संरचना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्टल के टाइप की। क्रिस्टल के टाइप की, देखिए हमारे पास यूनिट सेल दो प्रकार के होते हैं। इन यूनिट सेल को अगर हम पढ़ें तो सेकंड यूनिट सेल हमने पढ़ी थी सेंटर्ड यूनिट सेल, और सेंटर्ड यूनिट सेल 3 प्रकार की होती है। अब इन यूनिट सेल के आधार पर अगर हम देखें तो क्रिस्टल 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के क्रिस्टल का जो नाम है वो इस प्रकार से है। पहला घनीय क्रिस्टल। पहला कौन सा है? घनीय क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल किसे कहते हैं? इसमें ना भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, इसी प्रकार सारे कॉर्नर जो है वो इक्विवेलेंट होते हैं। दूसरा हो गया टेट्रागोनल क्रिस्टल। टेट्रागोनल का मतलब हो गया चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय की संरचना इस प्रकार की होती है। हम यहाँ पर इनके एग्जाम्पल हैं, तो पहला हम क्यूबिक क्रिस्टल का ले रहे हैं फ्लोरोस्पार। फ्लोरोस्पार जो है तो होता है वो कैल्शियम फ्लोराइड को हम बोलते हैं फ्लोरोस्पार, कैल्शियम फ्लोराइड को। एक होता है सेकंड जो है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल चतुष्फलकीय, इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं वुल्फेनाइट। वुल्फेनाइट जो होता है वो लेड मोलिबेडेट मिनरल्स होता है, यानी लेड और मोलिबेडेनम का ऑक्साइड होता है, एक मिनरल के रूप में काम में आता है। नेक्स्ट है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। हिंदी में इसको ऑर्थोरोम्बिक ही कहते हैं, हिंदी में भी ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल ही कहते हैं। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल का जो एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है टेंजेनाइट। टेंजेनाइट क्या होता है? ये एक वॉयलेट ब्लू कलर का एक जेम स्टोन होता है। जेम स्टोन का मतलब एक पत्थरी होता है, वो विशेष प्रकार का होता है जो स्टील मिनरल कहलाता है, और ये केवल टेंजाइना में पाया जाता है। टेंजाइना में पाया जाता है, टेंजेनिया में पाया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोक्लिनिक क्रिस्टल की। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल जो होता है उसको हम एकंताक्ष क्रिस्टल कहते हैं हिंदी में, और इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं एजुराइट। एजुराइट क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट का हाइड्राइड होता है, ये कॉपर कार्बोनेट का हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। एक नेक्स्ट हम ले रहे हैं त्रिंताक्ष क्रिस्टल। त्रिंताक्ष को हम ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल कहते हैं। ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल जो होता है उसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एमेजोनाइट। एमेजोनाइट जो है वो एमेजोन स्टोन कहलाता है। एक एग्जाम्पल है एमेजोन स्टोन का, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो है पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का। तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट एक पत्थर है, और इस पत्थर का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, और वो किस कैटेगरी में आता है? ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल में। नेक्स्ट हम षटकोणीय या हेक्सागोनल क्रिस्टल हम ले रहे हैं। हेक्सागोनल क्रिस्टल का एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर एमराल्ड। एमराल्ड जो होता है वो एक मिनरल है, बर्ली मिनरल होता है, कलर में ग्रीन होता है, और ये क्रोमियम और वेनेडियम से बना होता है। वेनेडियम और क्रोमियम का मिनरल जो है वो इस कैटेगरी का एक एग्जाम्पल है। जो लास्ट है वो है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल को जो होता है वो इसे हम त्रिकोणीय क्रिस्टल कहते हैं, और रोम्बोहेड्रल में हम उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पर रोडोक्रोमोसाइट। रोडोक्रोमोसाइट जो होता है वो मैंगनीज का कार्बोनेट होता है, मैंगनीज का कार्बोनेट होता है। तो इस प्रकार हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। आइए थोड़ा सा और हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए क्यूबिक क्रिस्टल की जो शेप है वो हमारी इस प्रकार की होती है। आप क्यूबिक क्रिस्टल जानते हैं, इसमें 90 डिग्री के कोण होंगे, तीनों कोण 90 डिग्री के होंगे, और तीनों भुजा जो है वो इक्विवेलेंट होगी। यहाँ पर हम देखते हैं ट्राइगोनल क्रिस्टल जो होता है उसमें ए बी सी भुजा तो बराबर होती है, मगर जो ए बी भुजा बराबर होती है, सी भुजा अलग होती है, मगर तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल जो होता है वो इस प्रकार की शेप का होता है, थोड़ा सा लंबा सा होता है। आपको ये थोड़ा मतलब टफ है मगर याद करना पड़ेगा। इसमें क्या है, तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं होते, परंतु इनमें तीनों कोण जो है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। हेक्सागोनल की बात करें तो हेक्सागोनल थोड़ा सा तिरछा किया हुआ होता है। इसमें ए और बी जो भुजा है वो तो बराबर होती है, मतलब आप अगर इनमें माने तो ए और बी भुजा जो है वो तो बराबर होती है, मगर सी भुजा है ना वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, और लंबी होने के साथ साथ यहाँ पर ये थोड़ा जो कोण है ना वो भी एक चेंज हो जाता है। मतलब अल्फा और बीटा जो कोण होता है वो दो कोण तो 90 डिग्री के होते हैं, और तीसरा कोण जो है वो गामा जो है वो 120 डिग्री का कोण होता है। नेक्स्ट हम बात करें रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल की। रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल थोड़ा सा तिरछा किया हुआ होता है। इसमें क्या होता है कि अल्फा बीटा जो अलग अलग पोजीशन होती है, और कोण का मान ये दो कोण जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। ये और ये दो कोण तो 90 डिग्री के होंगे, परंतु ये कोण जो है वो एक दूसरे से थोड़ा सा अलग होगा। अब हम बात करते हैं मोनोक्लिनिक की। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, ए बी और सी जो मतलब ए और बी जो भुजा है वो एक दूसरे के मतलब ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा तीनों ही जो है वो अलग अलग होगी, और कोण जो है वो 90 डिग्री के होंगे। मतलब एक कोण इसका 90 डिग्री का नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, अल्फा बीटा जो दो कोण है उसके 90 डिग्री के होंगे, और एक कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, और इसमें भुजा जो है वो तीनों अलग अलग होगी। ट्राइक्लिनिक की हम बात करें तो ट्राइक्लिनिक कुछ थोड़ा सा अलग प्रकार का होता है। चलिए एक बार हम इनको सबको एक बार रिपीट कर लेते हैं, फटाफट रिपीट कर लेते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल किसे कहते हैं? क्यूबिक क्रिस्टल मतलब घनीय क्रिस्टल। घनीय क्रिस्टल में क्या होगा, ए बी सी तीनों भुजा बराबर होगी, अल्फा बीटा गामा तीनों कोण 90 डिग्री होंगे। इस क्रिस्टल में कितने प्रकार की लेटिस बन सकते हैं, कितने प्रकार की कोशिका? एक तो प्रिमिटिव मतलब मूल कोशिका, और एक फेस सेंटर्ड क्रिस्टल बन सकता है, एक बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल बन सकता है। टोटल कितने बनेंगे? जो ब्रेव जालक है, ब्रेव लेटिस जो है वो कितने बनेंगे? 3 प्रकार के बन सकते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन कौन हो सकता है? जैसे नमक है, जिंक जो है जिंक है, जिंक ब्लेंड जिसको हम बोलते हैं, और कॉपर इसी का एग्जाम्पल है। टेट्रागोनल जो है उसमें क्या होता है, टेट्रागोनल यानी चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय का मतलब हो गया ए बी भुजा बराबर है, परंतु सी भुजा जो है वो बराबर नहीं है, परंतु इनमें तीनों कोण जो है एक दूसरे के बराबर होंगे। बेटे इनको थोड़ा सा ध्यान से कवर करना होगा और याद भी रखना होगा।
अच्छा, इस प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं उसमें लेटिस कितने प्रकार के बन सकते हैं? 2 प्रकार के लेटिस बन सकते हैं, एक तो प्रिमिटिव होता है और एक बॉडी सेंटर्ड होता है। टोटल कितने हो गए? 2। इसका एग्जांपल है वाइट टिन, जिसको हम सफ़ेद जो टिन कहते हैं, और ये टिन ऑक्साइड हो सकता है, और टिन की जगह टाइटेनियम ऑक्साइड हो सकता है, और कैल्शियम सल्फेट है वो इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक जो होता है उसको हम रोम्बिक भी कहते हैं, और इसमें ए बी सी तीनों भुजा बराबर नहीं होती, यानी बी सी और ये तीनों भुजा बराबर नहीं होती, परंतु इनमें कोण जो है वो तीनों बराबर होते हैं। इसमें एक तो प्रिमिटिव, एक फेस सेंटर्ड और एक बॉडी सेंटर्ड और एक एंड सेंटर्ड, 4 प्रकार के लेटिस बन सकते हैं। रोम्बिक जो सल्फर है वो इसका एग्जाम्पल है, पोटेशियम नाइट्रेट इसका एग्जाम्पल है, और बेरियम सल्फेट जो है वो इसी का एग्जाम्पल है। हेक्सागोनल क्रिस्टल जो है वो षटकोणीय क्रिस्टल कहलाता है। इसमें है ना ए बी भुजा बराबर होती है, परंतु सी भुजा थोड़ी सी लंबी होती है, अभी हमने देखा था। इसमें अल्फा बीटा 2 कोण जो है वो 90 डिग्री के होंगे, और तीसरा कोण जो है वो 120 डिग्री का होगा। प्रिमिटिव क्रिस्टल जो होता है उसमें एक ही प्रकार का लेटिस होता है, और सॉरी हेक्सागोनल क्रिस्टल में एक ही प्रिमिटिव प्रकार का लेटिस बनता है। ग्रेफाइट इसी का एग्जाम्पल है। वेरी गुड, ग्रेफाइट की संरचना आपने देख रखी है। जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड जो है वो इसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करें रोम्बोहेड्रल यानी त्रिकोणीय या ट्राइगोनल की हम बात करें। रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी कहते हैं। उसमें तीनों भुजा तो बराबर होती है, मगर तीनों में से जो अल्फा बीटा जो कोण है वो बराबर होता है, परंतु गामा कोण जो है वो बराबर नहीं होता। अब ये कोण कितने कितने डिग्री के होंगे ये श्योर नहीं है, मगर बीटा ये 90 डिग्री का हो सकता है, ये 90 का नहीं होगा। इसमें भी एक ही प्रकार का लेटिस बनता है, और ये कैल्साइड जो होता है यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसका एग्जाम्पल इसी में आता है, और मरकरी का सल्फाइड है वो भी इसी में आता है, जिसको हमें सिनेबार कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोक्लिनिक यानी एकंताक्ष क्रिस्टल की। एकंताक्ष मतलब इसमें न तो कोई भुजा बराबर होती है और भुजा कोई भी बराबर नहीं होती, मगर अल्फा बीटा और गामा 3 जो कोण है, 2 कोण 90 डिग्री के और तीसरा जो कोण है बीटा वो 90 डिग्री का नहीं होता। इसमें 2 प्रकार की लेटिस बन सकते हैं, एक तो प्रिमिटिव हो सकता है और एक एंड सेंटर्ड क्रिस्टल बन सकता है। 2 प्रकार के लेटिस बन सकते हैं। मोनोक्लिनिक सल्फर इसी का एग्जाम्पल है। सोडियम सल्फेट जो है वो इसी का एग्जाम्पल है। सोडियम सल्फेट का डेका होना चाहिए, डेका हाइड्रेट जो है वो इसी का एग्जाम्पल है। लास्ट हम पढ़ रहे हैं ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक का त्रियंतक हम इसको बोलते हैं। इसमें तीनों ही भुजा भिन्न भिन्न होती है और तीनों ही कोण जो है वो 90 डिग्री के नहीं होते, तीनों ही भुजा तीनों ही कोण अलग अलग होते हैं। इसमें भी एक ही प्रकार का लेटिस बनता है जिसको हम प्रिमिटिव लेटिस कहते हैं। और इसमें एक तो एग्जाम्पल है पोटेशियम क्रोमेट का, दूसरा है कॉपर सल्फेट का, और तीसरा जो एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट भी पेंटाहाइड्रेट होना चाहिए। एक होता है बोरिक एसिड H3BO3 का। इस प्रकार हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टोटल कितने प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। टोटल क्रिस्टल होते हैं 7 प्रकार के। 7 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? क्यूबिक क्रिस्टल यानी जो पहला पढ़ा था क्यूबिक। क्यूबिक में कितने पढ़े थे? क्यूबिक में पढ़े थे 3 प्रकार। और टेट्रागोनल में कितने पढ़े थे? 2 प्रकार, और 2 प्रकार के लेटिस बन सकते हैं। और ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक में कितने पढ़े थे? 4 प्रकार के लेटिस बन सकते हैं। और अगला हम बात करें हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल में 1 प्रकार बन सकता है। और रोम्बोहेड्रल जो बनता है जिसको हम ट्राइगोनल कहते हैं उसमें भी एक ही बनता है। और अगर हम मोनोक्लिनिक की बात करें तो मोनोक्लिनिक में 2 बनते हैं, 2 लेटिस बनते हैं। और एक हम ट्राइक्लिनिक की बात करें तो इसमें भी 1 बनता है। तो ये कितने हो गए? 5, 4, 9, 10, 11 और 3 14। टोटल कितने प्रकार के ब्रेव जालक बन सकते हैं? 14 प्रकार के बन सकते हैं। चलिए एक बार हम इनको एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट। देखिए इनकी संरचना। और अब मैं आपको साइड में हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इन्हें आराम से अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इनको मैंने एकदम से एंगल वगैरह बता करके आराम से स्पष्ट किया हुआ है, और ये आप देख सकते हो। सरल घनीय जालक जो है वो 3 प्रकार के बन सकते हैं। एक सरल घनीय जालक हो सकता है, दूसरा क्या बन सकता है?
एक तो हम सरल घनीय जालक ले लेते हैं और एक सरल घनीय जालक का जो फेस सेंटर्ड जो है वो ले लेते हैं और एक काय बॉडी सेंटर्ड ले लेते हैं। तो ये 3 बन गए। और इसी प्रकार हम चतुष्कोणीय यानी टेट्रागोनल अगर हम पढ़े तो इसमें 3 बनते हैं। एक मतलब सिंपल बनता है, एक बॉडी सेंटर्ड बनता है और एक षटकोणीय बनता है। षटकोणीय जालक जो है वो इसके अंदर बनता है। ऑर्थोरोम्बिक में 4 बनते हैं। एक तो सरल हो गया, एक बॉडी सेंटर्ड हो गया, एक फेस सेंटर्ड। ये कौन सा है आपको पता है? आधार केंद्रित। आधार केंद्रित का क्या मतलब हो गया? अंतः केंद्रित का मतलब हो गया, आपको हमने नाम दिया था एंड सेंटर, है ना, एंड सेंटर, फेस सेंटर्ड। तो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, ये और ये एंड सेंटर्ड है और ये जो है वो फेस सेंटर्ड है। ठीक है, तो इसमें 4 प्रकार ये हो गए। और ट्राइगोनल में हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। ट्राइगोनल में 1 होता है और एकंताक्ष मतलब मोनोक्लिनिक का जो है वो दो होते हैं। एक तो है बॉडी सेंटर सिंपल होता है और एक होता है आपका आधार केंद्रित। आधार केंद्रित का मतलब हो गया वही आपको क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड हो गया। और एक त्रिंताक्ष होता है। त्रिंताक्ष में केवल एक ही प्रकार का क्रिस्टल बनता है। टोटल 14 प्रकार के क्रिस्टल हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। मैं मानता हूँ कि आप इसे आराम से अच्छी तरह से याद कर पाओगे।